मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कैसे अब इस जंग में नेतन्याहू की ट्रिपल अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। अब इजराइल के लिए एक नहीं बल्कि 3 वॉर फ्रंट खुल गए हैं और इसके कुछ धमाकेदार वीडियो सबूत सामने आए हैं जो ये बता रहे हैं कि इजराइल के लिए आगे बड़ा संकट खड़ा हुआ है। इसके बाद पहली बार आपको कैमरे पर हमास के वो हथियार दिखाएंगे जिनसे उसने इजराइल में 7 अक्टूबर को नरसंहार किया था। हमास के पास ऐसे किस तरीके के हथियार हो सकते हैं, और ये देखकर पूरी दुनिया अब हैरान में पड़ गई है। फिर उस नसरुल्लाह की बात जो 24 घंटे बाद इजराइल के खिलाफ बड़ा जंगी ऐलान करने वाला है। 10 दिन के अंदर ये दूसरा मौका है जब नसरुल्लाह दुनिया के सामने आएगा। कैसे इजराइल के खिलाफ टीम मुसलमान फिर एक्टिव हो रही है ये भी समझेंगे। उससे पहले कुछ बड़ी खबरें। इजराइल हमास की जंग के बीच दिल्ली में भारत अमेरिका के बीच सुरक्षा मंथन हुआ। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई और चीन के खिलाफ रणनीति बनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए हम पूरी तरह एक साथ हैं। आप सांसद संजय सिंह की दिवाली अब जेल में ही होगी। आज कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 24 नवंबर तक बढ़ा दिया है। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ भी कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश की जा रही है। आज बिहार में नीतीश वर्सेस मांझी के सियासी एपिसोड में जीतन राम मांझी ने चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा, कोई नीतीश के खाने में विषैला पदार्थ मिला रहा है, इसलिए वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और जिंदा लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दिल्ली में 13 नवंबर से ऑड इवन लागू नहीं होगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बारिश के चलते दिल्ली की हवा में सुधार हुआ है। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकार को फटकार लगाई और कहा कि हमें नतीजे चाहिए। जब हम दखल देते हैं तभी एक्शन क्यों लिया जाता है। तो चलिए सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गाजा के वॉर जोन में मचे उस कदर पर एक रील आपको दिखाते हैं जिसमें हमास की सांसें टूटती हुई नजर आ रही। गाजा में बारूदी आफत, आईडीएफ ने बरसाए इंतकामी शोले। हेलफायर स्ट्राइक से हाहाकार, हमास हेडक्वार्टर तक तबाही। तीन मोर्चों पर फंसा इजराइल, अब वेस्ट बैंक में भी जोरदार टक्कर। नसरल्लाह की बड़ी तैयारी, हिजबुल्लाह मचाएगा तबाही। दोहा के दौरे पर मोसाद चीफ, अब इस्माइल हानिये का क्या होगा। अरब देशों की इमरजेंसी मीटिंग, क्या बदल जाएगी युद्ध की तस्वीर। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं इजराइल और हमास के बीच 35 दिनों से जारी भीषण युद्ध की, जिसकी हर तस्वीर में जंग के और भी भयानक होने के सबूत हैं। जिस तरह यूक्रेन शक्तिशाली पुतिन आर्मी को पिछले 1.5 साल से टक्कर दे रहा है, उसी तरह पिछले 35 दिन से नेतन्याहू आर्मी को भी हमास से करारा जवाब मिल रहा है। लेकिन इजराइल और हमास का युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक मोड़ पर इसलिए आ चुका है क्योंकि यहां इजराइल के लिए चुनौती सिर्फ हमास ही नहीं है, बल्कि अलग अलग वॉर फ्रंट उसके लिए खुल गए हैं, जहां से एक साथ इजराइल पर आक्रमण हो रहा है, एक साथ इजराइल की सेना पर टारगेट किया जा रहा है। वॉर जोन से आए लेटेस्ट वीडियो वाली कुंजी हम आपको दिखाएंगे। पहले इजराइल के खिलाफ खुले 3 वॉर फ्रंट और 3 संकट को देख लीजिए। पहला वॉर फ्रंट है गाजा, जहां इजराइल की वायुसेना, इजराइल की नौसेना और इजराइल की थल सेना ने पूरा जोर लगाया हुआ है। गाजा पर कब्जे की कोशिश लगातार हो रही है। सड़क से लेकर सुरंग तक मिसाइलों की बौछार है, टैंकों के गोलों में ताबड़तोड़ प्रहार है। फिर भी गाजा के बीचों बीच तक पहुंच चुकी इजराइल की सेना के सामने मुश्किलों का पहाड़ है।
दूसरा वॉर फ्रंट है वेस्ट बैंक का जिनिन शहर, जहां हमास के टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव है, ऐसा इजराइल का दावा है। इजराइल के मुताबिक जिनिन में शरणार्थी शिविरों में हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं, छिपकर इजराइल की सेना पर हमला करते हैं। पिछले कई दिनों से वहां इजरायली सेना की छापेमारी भी चल रही है। बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक्शन के बावजूद इजराइल का शिविर संकट अभी भी बरकरार है। इजराइल का तीसरा फ्रंट और तीसरा संकट और भी ज्यादा गंभीर है। यह है लेबनान बॉर्डर, जहां हमास का साथी हिजबुल्लाह इजराइल की सेना को टारगेट कर रहा है। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है, एयर स्ट्राइक की है, लेकिन यह संकट खत्म होने के बदले और भी सुलग रहा है। हिजबुल्लाह का चीफ नफरती भाषण के जरिए, भड़काऊ बयान के जरिए इजराइल की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। तो पहले बात करते हैं इजराइल के पहले वॉर फ्रंट की, जिसको लेकर युद्ध शुरू हुआ और जहां पर कब्जे की चाहत ही इस युद्ध की असल वजह है। आप समझ गए होंगे, बात गाजा की हो रही है। वही गाजा जो पिछले 35 दिनों से बम, मिसाइल और बारूद की चपेट में है, जिसका आधे से ज्यादा हिस्सा बारूद से बर्बाद हो चुका है। इसके बावजूद वहां हमले कम नहीं हो रहे। जहां गली गली में हमास के ठिकाने हैं, गली गली में हमास के लड़ाके हैं। यही वजह है कि यहां के अस्पताल, मस्जिद, स्कूल, दफ्तर सब कुछ इजरायली सेना के टारगेट पर है। वॉर जोन से आया लेटेस्ट वीडियो सबूत आपको हम दिखाते हैं, जिससे अंदाजा हो जाएगा कि आज भी गाजा में माहौल कैसा है। यह वीडियो आईडीएफ की ओर से जारी किया गया है। इजराइल के सैनिकों ने हमास के मिसाइल डिपो को नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है यह मिसाइल डिपो गाजा समुद्र तट पर बना था। यह हमास चीफ इस्माइल हानिये के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि हमास के शीर्ष नेतृत्व ने खास तौर पर इसे बनाया था। आपको बता दें कि यह हमास के मिसाइल भंडार का अहम डिपो था। मिसाइल डिपो में करीब 50 रॉकेट स्टोर करने की क्षमता है। ड्रोन से खासतौर पर मिसाइल डिपो की निगरानी की जाती थी। आईडीएफ की नजरों से बचने के लिए भीड़भाड़ वाले इलाके में इस डिपो को तैयार किया गया था। अब इजराइल की सेना ने एयर स्ट्राइक से हमास के इस मिसाइल भंडार को उड़ा दिया है। अब आपको गाजा में तबाही की अगली वीडियो कुंजी भी दिखा देते हैं। इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में बमों की बारिश कर दी है। एक साथ कई बम गिराए, हमास के ठिकानों को टारगेट करके ये बम गिराए गए, जिसके बाद एक के बाद एक धमाके से पूरा गाजा थर्रा गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। चीखते चिल्लाते दहशत में भागते लोगों का यह वीडियो आप देख सकते हैं। तो इजराइल की सेना की ओर से जारी अगला वीडियो हमास के झूठ को एक्सपोज कर रहा है। इस वीडियो में आपको हथियारों का खजाना दिख रहा है। बताया जा रहा है कि ये हमास के हथियार हैं। गाजा में स्कूल के अंदर हमास ने इन्हीं हथियारों का गोदाम बनाया हुआ था। यहीं से इजराइल पर वो हमले करता है। और अब बात करते हैं गाजा में इजराइल की थल सेना के एक्शन की, जिसमें टैंक हैं, सेना की अलग अलग यूनिट है, आमने सामने की लड़ाई है, सुरंग में छिपे हमास के लड़ाके हैं। जब से इजराइल ने पूरी ताकत के साथ गाजा पर जमीनी आक्रमण किया, उस वक्त से ऐसे ही युद्ध हो रहा है। पिछले 2 हफ्ते से हमास के लड़ाके अपने अंदाज में इजराइल को टक्कर दे रहे हैं। पहले एक वीडियो से आपको जमीनी लड़ाई की तीव्रता को महसूस कराते हैं, उसके बाद इजराइल की चुनौतियों और अगली कार्रवाई की बात करेंगे। ग्राउंड ऑपरेशन में गाजा में इजरायली फोर्स तेजी से आगे बढ़ रही है। एक और हमास के हथियार डिपो इजराइल फौज के निशाने पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमास के बड़े कमांडर्स को चुन चुनकर खत्म किया जा रहा है।
हमास के लड़ाकों का गढ़ कहे जाने वाले गाजा सिटी से मेरी मौजूदगी महज कुछ किलोमीटर दूर है और यहां से साफ तौर पर मुझे वो जमीन नजर आ रही है जो गाजा सिटी की जमीन है जिस पे इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्स फाइनल ऑपरेशन चला रही है, फाइनल असॉल्ट कर रही है। और वहां पर गाजा सिटी में पूरी तरह से हमास के टॉप कमांडर्स के साथ साथ सेकंड 3 4 लेवल के कमांडर्स के साथ साथ बड़ी तादाद में लड़ाकों और उनके गोला बारूद के सेंटर्स को भी घेर लिया गया है। गाजा सिटी में जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी आवाज मैं यहां पर खड़े होकर सुन सकता हूं। मिसाइल, रॉकेट, तोप के गोलों की आवाज आ रही है। अगर गाजा सिटी के फाइनल असॉल्ट की बात करें तो आज की तारीख में यह ऑपरेशन चंद दिन का बचा हुआ है। हमास अपनी पूरी ताकत लगा रहा है इजराइल को इस वक्त बराबर की पटकनी देने के लिए, लेकिन गाजा सिटी में जिस तरह की फौजें इस वक्त कायम है, 50,000 से ज्यादा इजराइल की फौज इस वक्त गाजा सिटी को घेरे हुए है। एक एक टनल्स की तलाशी ली जा रही है। याह्या सिनवार तक को घेर लिया गया है। याह्या सिनवार वो शख्स, वो शख्सियत जिसने इजराइल पर हमले का पूरा प्लान रचा है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे वहां पर सामने अभी एक ताजा हमला हुआ है जिसकी तस्वीर आपको नजर आएगी। हम गाजा सीमा से बिल्कुल करीब और आप तोप का वो गोला गिरता हुआ आपको साफ तौर पर नजर आ सकता है। देखिए लड़ाई कितनी भयावह हो चुकी है और इस भयावह लड़ाई के साथ हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। और आज की तारीख में अगर बात करें तो ये पूरी लड़ाई गाजा सिटी के उन अस्पतालों पर आकर केंद्रित हो चुकी है। अल शिफा अस्पताल हो गया, इस तरह के कई सारे अस्पताल हैं जो आज की तारीख में बड़े कमांड सेंटर्स हमास के बने जा रहे हैं। तो इजराइल में बारूदी बम के साथ साथ जुबानी बम भी लगातार फट रहे हैं। कुछ बयानों से विस्फोटक होते माहौल को भी आप समझ लीजिए। इजराइल की सेना के प्रवक्ता का कहना है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन आखिरी स्टेज में है, मतलब बस हमास मिटने ही वाला है, गाजा पर कब्जा होने ही वाला है। इसके जवाब में हमास का कहना है कि इजरायली टैंक को उसी के सैनिकों की कब्रगाह बना देंगे। इजराइल की सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि सीज फायर का कोई सवाल ही नहीं है जब तक हमास हमारी शर्तों को नहीं मानता है, सीज फायर नहीं होगा। वहीं हमास का कहना है हम जमीनी युद्ध में भारी पड़ेंगे, इजराइल के सैनिकों को गाजा से खदेड़ देंगे। इजराइल ने बाकायदा वीडियो जारी कर कहा कि गाजा में हमास के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है, हमास के सारे ठिकानों का यही हाल होगा। जबकि हमास का कहना है हमारे पास ना लड़ाकों की कमी है, ना ठिकानों की और ना ही हथियारों की। כוחות צה"ל ממשיכים להעמיק את הלחימה אל תוך לב העיר עזה, מגיעים ומתארים נכסים של ארגון החמאס, ארגון המחבלים של החמאס, ומוצבים שהוא ישתמש בהם. אחד מהם זה הרובע הביטחוני, זה אתר מרכזי מאוד. הלחימה נמשכת, אין הפסקת אש, אנחנו חוזרים על זה, אין הפסקת אש, אנחנו ממשיכים להילחם. בזמן הזה שעברנו בחזרה ביציאה, various locations in the northern part of the Gaza Strip and near the heart of Gaza City. Our troops are deployed and are preparing to launch additional attacks against Hamas infrastructure. We know that the civil situation in the Gaza Strip is not an easy one. We know that there are a lot of challenges. We know that there are a lot of difficulties. But I can say that there is no humanitarian crisis in the Gaza Strip. इजराइल ने बहुत तेज़ी से हमले कर रहा है, अलग अलग दिशाओं से हमले कर रहा है, समुद्र से, ज़मीन से, हवा से, और मल्टी डायरेक्शनल अटैक कर रहा है, नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से। और गाज़ा को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट भी दिया। बहुत तेज़ी से हमले हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बिल्टअप एरिया की लड़ाई है इसमें समय लगेगा।
तो गाजा में आईडीएफ को शक है कि अस्पताल में हमास के लड़ाके ठिकाने बनाकर छिपे हुए हैं। इसी को देखते हुए अल रंतिसी अस्पताल को इजराइल की सेना घेर चुकी है। दावा है रंतिसी अस्पताल के नीचे बहुत बड़ा बंकर है। बंकर के अंदर हमास के 20 से ज्यादा लड़ाके हैं। बंकर में बड़ी तादाद में हथियार होने की भी आशंका है। जहां तक बात गाजा में अस्पतालों पर अटैक की है तो दुनिया भर में इन दिनों गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल की चर्चा सबसे ज्यादा है, जहां 28 अक्टूबर से 8 नवंबर तक 2000 हमले हो चुके हैं। इन हमलों में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा अल नस्र चिल्ड्रंस हॉस्पिटल पर भी एक हमला हो चुका है। इस हमले में 2 लोग मारे गए थे। अल रंतिसी हॉस्पिटल पर भी इजराइल की बमबारी हो चुकी है। इसमें 4 लोग मारे गए थे। अब यहां हमास के लड़ाकों की तलाश की जा रही है। इन अस्पतालों के अलावा ओसामा बिन जायद स्कूल पर भी अटैक हुआ था। इसमें 20 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा अल फाकुरा स्कूल पर हुए हमले में 15 लोगों की जान चली गई। और अब बात करते हैं उस हथियार की जिससे इजराइल गाजा में अस्पतालों को टारगेट कर रहा है। पिछले 24 घंटे से इस हथियार की चर्चा सबसे ज्यादा है। इसका नाम है हेलफायर और ये हेलफायर मिसाइल R9X मिसाइल के नाम से जानी जाती है। ये क्या है, इसको लेकर के एक संक्षिप्त परिचय आपको दे देते हैं, उसके बाद इसकी ताकत भी बताएंगे। ये मिसाइल सिविलियन कैजुअलिटी के बिना पिन पॉइंट हमला करती है। अलकायदा चीफ अल जवाहिरी को इसी से मारा गया था। बालकनी में मौजूद जवाहिरी पर इसी से हमला हुआ था। बिना धमाके के जवाहिरी को मौत के घाट उतार दिया गया था। प्रीडेटर ड्रोन से आसानी से इस मिसाइल की फायरिंग होती है। इसमें कोई वॉरहेड नहीं होता, 6 ब्लेड लगे होते हैं। यह मिसाइल टारगेटेड इंसान को पूरी तरीके से क्रश कर देती है। इसका वजन 50 किलो, लंबाई 64 इंच, रफ्तार 1601 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका विंग स्पैन 13 इंच है। और अब बात करते हैं गाजा जंग में इस्तेमाल एरो 33 सिस्टम की, जिसका इस्तेमाल पहली बार हुआ है। इसे मिसाइल किलर भी कहा जाता है। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल को डिटेक्ट करता है, वॉरहेड को ट्रैक करता है, हवा में ही तबाही मचा देता है। ये इजराइल का शील्ड सिस्टम है जो मॉडर्न मिसाइलों और रॉकेट से लैस है। इसकी हाइपरसोनिक गति से मिसाइलों का बचना नामुमकिन है, इसलिए इसे मिसाइल किलर भी कहते हैं। एरो 33 सिस्टम की रेंज 2400 किलोमीटर है। दूर दूर तक हमले को नाकाम ये कर सकता है। काइटेनिक किल व्हील से लैस, जिसे बैलिस्टिक मिसाइलों का काल भी माना जाता है। मल्टी टारगेट एंगेजमेंट की इसमें क्षमता है, मतलब एक वक्त में कई हमले नाकाम कर सकता है। इसकी मोबिलिटी ज्यादा है, मतलब आसानी से किसी भी जगह ले जाया जा सकता है। और जब इजराइल में चल रहे विनाशक हथियारों का जिक्र हो रहा है तो आज आपको हमास के वो हथियार भी दिखाते हैं जिसके दम पर उसने 7 अक्टूबर को इजराइल को लहूलुहान कर दिया था। वॉर जोन में मौजूद TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे ने इजरायली सेना के बेस पर पहुंचकर जहां हमास के हथियारों को दिखाया जा रहा था उनको रिकॉर्ड किया। हथियारों के जखीरे में ईरान के हमास प्रेम वाले सबूत भी। इजराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर को शुरू हुए जंग में हमास के लड़ाकों ने कितनी बड़ी तैयारी कर रखी थी, उसका साजो सामान इस वक्त इजराइल के एक डिफेंस बेस पर रखा हुआ है। और मैं उसी डिफेंस बेस पर TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी है और एक एक इक्विपमेंट्स आपको दिखाए जा रहे हैं कि हथियारों के साथ दवाइयों की कितनी बड़ी खेप लेकर ये तमाम लड़ाके इजराइल की सीमा में दाखिल हुए थे। ये हैकिंग फ्रेम्स हैं जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यहाँ तक ये हैकिंग फ्रेम्स हैं। इसके बाद वो तमाम बॉम्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल इजराइल के गांव में रहने वाले लोगों को डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ किया गया था। और यहां से अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको चौंका देने वाली ये तस्वीरें हैं। ये वो बड़ी माइंस भी आपको नजर आएंगी, बॉम्ब्स भी नजर आएंगे, IEDs भी नजर आएंगे, जिसके जरिए इन्होंने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है। शुरुआत इन IEDs के जरिए करिए। ये IEDs बॉम्ब है जिनका इस्तेमाल इजराइल के गांव में किया गया था। इसके बाद जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये वो तमाम IEDs की तस्वीरें हैं। इसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगा वो माइंस की तस्वीर होंगी जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो माइंस है, हैवी माइंस है, जो लगभग जिस एरिया में प्लांट किया जाए वहां लगभग 500 मीटर का इलाका उड़ा पाने में ये पूरी तरह से सक्षम होता है। इसके बाद आप देखिए, ये अगर आप देखेंगे ये ग्रेनेड्स हैं, तरह तरह के हैंड ग्रेनेड्स हैं जिनका इस्तेमाल किया गया था। ये पाइप बॉम्ब हमें बताया गया है, ये पाइप बॉम्ब है जिसका इस्तेमाल किया गया था। एक तरफ से एक्सप्लोजिव डालकर इसमें ब्लास्ट किया जा सकता है और दुश्मन को 1 मिनट में धराशायी करने में ये पाइप बॉम्ब्स सक्षम है। ये ईरान मेड है, देखिए ये ईरान मेड बॉम्ब है जिसकी तस्दीक ये स्टिकर करता हुआ आपको नजर आएगा। फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, यहाँ पे इसको लोड किया जाता है और उसके बाद ट्रिगर करके इसका इस्तेमाल उसमें किया जाता है। दिस इज RPG-29। ये RPG-29 है, ये भी एक तरह का हथियार है
जिसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इसका ट्रिगर होता है, वहाँ से एक तरफ से इसमें हाथ गोला डाला जाता है, यहाँ से ट्रिगर किया जाता है और सामने जो दुश्मन होगा वो 2 मिनट में धराशायी। इसके अलावा ये RPG-7 है, ये उसी की श्रृंखला, यहाँ से ये RPG-7 की श्रृंखलाएं यहाँ से शुरू होगी, यहाँ वहाँ, आप जहाँ नजर डालेंगे इसी तरह के हथियार हैं। कई तरह के ऐसे हथियार हैं जिसके शायद आपको कभी देखा भी ना हो, कभी आपने नाम भी ना जाना हो, वो सब है। इसके अलावा कई सारे अनमैन्ड UAVs यहाँ पर है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये देखिए, ये वो जो RPGs हैं, ये यूरोपियन यूनियन के 80 के दशक के ये RPGs हैं जो यूरोपियन यूनियन में इस्तेमाल हुआ करते थे। अक्सर जो आतंकवादी संगठन हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जितने हथियार आपको नजर आ रहे हैं, आर्म्स नजर आ रहे हैं, एम्यूनिशंस नजर आ रहे हैं, इनकी खासियत यह है कि इसमें से 15% आर्म्स जो हैं वो ईरान मेड है। Much of the munitions here have been made by Iran, but not all. What you're finding here is a huge amount of different types of weaponry you found. What was explained to us by the major here before, that this weaponry is made from Iran, maybe some from the former Soviet Union, some from North Korea. These are the type of, and many, most of it was actually homemade in Gaza itself. और मेरे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त गाजा बॉर्डर से मौजूद हैं। विपिन, नेतन्याहू ने कहा है ये लड़ाई जो है लंबी चलेगी, और जो आप हथियार दिखा रहे हैं उसको देखकर लग रहा है कि हमास इतनी जल्दी हथियार डालने वाला है नहीं। तो क्या ये लड़ाई वैसी चलने वाली है जैसे रूस और यूक्रेन की चल रही है? इस बात में संशय नहीं लगता है मुझे राहुल जी, क्योंकि जो तैयारी है और जिस तरह के हथियारों की बरामदगी उन गांवों में हुई है जहां पर पहले हमला किया गया था, उससे ये जाहिर होता है कि वेल प्लान्ड, वेल अरेंज्ड और वेल माइंड को मेकअप करके ये हमला किया गया था। इसीलिए 1 महीने बाद भी पूरी तरह से अभी गाजा पट्टी में ये युद्ध, इजराइल की सेना कितनी बड़ी सेना है, कितनी बड़ी इंटेलिजेंस है और कितने हथियार गोला बारूद को गिराने के बाद भी ये युद्ध नहीं जीत पाई है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये युद्ध चलेगा, लेकिन रूस और यूक्रेन की तरह 1 साल से ज्यादा चलेगा ये कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगी। लेकिन ये जरूर है कि लंबा चलने की संभावना है, क्योंकि हथियार अभी भी गिव अप करने को तैयार नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, ये पूरी जानकारी देने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। इजरायली फोर्स सधे हुए वॉर प्लान के हिसाब से ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी हमास के कब्जे में मौजूद बंधक हैं। बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर इजराइल में बड़ी आवाज उठ रही है, जिसे नजरअंदाज करना नेतन्याहू के लिए आसान नहीं है। हमास का चीफ इस्माइल हानिया दोहा में बैठकर अपने लड़ाकों को निर्देश दे रहा है, वहीं से इजराइल को हराने का प्लान बना रहा है। हमास की साजिश और हरकत को देखते हुए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ और अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ने दोहा में कतर के पीएम से मुलाकात की। दोहा में कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, मोसाद चीफ डेविड बार्निया और CIA निदेशक विलियम बर्न्स के बीच लंबी बातचीत चली। इस दौरान इस्माइल हानिया पर एक्शन से लेकर बंधकों की रिहाई प्लान तक कई मुद्दों पर बात हुई। आपको बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर को जिनको बंधक बनाया था उनमें अमेरिकी नागरिक भी हैं, इसलिए अमेरिका खुद बंधकों की रिहाई प्लान में पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। इस बीच इस्लामिक जिहाद ने 2 बंधकों पर वीडियो जारी किया है। इस्लामिक जिहाद 2 बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। सेहत के आधार पर इनको रिहा करने के लिए वो तैयार हुआ है। हालांकि IDF ने इसे इस्लामिक जिहाद का प्रोपेगेंडा बताया। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को 1 महीने का वक्त पूरा हो चुका है और इस 1 महीने में एक मुल्क ऐसा आया है जिसने मध्यस्थता की है, जिसकी मध्यस्थता का रिजल्ट भी कई बार नजर आया है। कतर की मध्यस्थता का ही परिणाम है कि जो तमाम बंधक हमास के लड़ाके इजराइल की धरती से लेकर गए थे, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ही सही बार बार छोड़ा गया है। यही वजह है कि पिछले 20 दिनों में इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के चीफ ने 2 बार कतर का दौरा किया है और इस बार उनके साथ CIA के चीफ भी थे और उन्होंने जो कतर के प्रधानमंत्री हैं उनसे मुलाकात भी की है। सबसे बड़ा जो मसला और मामला इस मुद्दे में जुड़ा हुआ है वो है बंधकों की रिहाई का मामला, जिसको लेकर इजराइल बहुत ज्यादा फिक्रमंद नजर आ रहा है। बात सिर्फ इजराइल के बाशिंदों की नहीं है, अमेरिका, थाईलैंड समेत तमाम, रशिया समेत तमाम ऐसे देश हैं जिनके नागरिक
इस वक्त हमास के कब्जे में हैं। उनको छुड़ाने के लिए इजराइल पर दबाव बढ़ रहा है और इजराइल को इस बीच सिर्फ एक देश, एक शख्स नजर आ रहा है, वो है कतर के प्रधानमंत्री, जो इस मसले में एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। और सत्ता में बात उस काउंटडाउन की जो इजराइल और हमास की बारूदी जंग में घी का काम करने वाला है। दो ऐसी तारीख हैं जो इस युद्ध को और ज्यादा विध्वंसक बनाने वाली हैं, क्योंकि इजराइल के वो दुश्मन भी तैयार हैं जो उसके साथ गोला बारूद हथियारों से लड़ रहे हैं, और वो दुश्मन भी जो पर्दे के पीछे बैठकर हमास और हिजबुल्लाह को ऑक्सीजन दे रहे हैं। पहली तारीख है 11 नवंबर। इस दिन दो बड़ी घटनाएं हो रही हैं। पहली, हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह फिर से दुनिया के सामने आने वाला है और इजराइल के खिलाफ बड़ा जंगी एक्शन करने वाला है। इस दिन सऊदी अरब में अरब लीग की बैठक भी होने वाली है और इसके 24 घंटे बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के 57 देश भी धर्म युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात उस सैयद हसन नसरल्लाह की, जो शनिवार को दूसरी बार अपने समर्थकों को सार्वजनिक रूप से संबोधित करने गए। 10 दिनों के अंदर ये दूसरा मौका है जब नसरल्लाह अपनी जिहादी एजेंडे को सार्वजनिक तौर पर आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले जब वो 3 नवंबर को कैमरे पर आए थे तो उसने इजराइल को ये पैगाम दिया था कि वो कुछ भी कर लें, ये जंग हमास की जीत के साथ ही खत्म होगी। उसने इसी मंच से अमेरिका को भी ललकारा था और अब 24 घंटे बाद नसरल्लाह फिर आने वाला है और इस बार वो इजराइल के खिलाफ जंग का खुला ऐलान भी कर सकता है। तो इस बार हिजबुल्लाह क्या बोलने वाला है, क्या करने वाला है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका ट्रेलर उसने और उसकी जिहादी आर्मी ने 24 घंटे पहले ही दिखा दिया। इसके 2 वीडियो सबूत हैं जिसमें हिजबुल्लाह इजराइल के सैनिकों को एंटी टैंक मिसाइल से टारगेट कर रहा है और यह बता रहा है कि वो इस जंग में हमास के साथ मिलकर लड़ने को तैयार हैं। तो दूसरा वीडियो खुद नसरल्लाह का है जिसने अमेरिका को एक बार फिर चेतावनी और धमकी दी है और कहा है कि भूमध्य सागर में अमेरिका का जो जंगी बेड़ा इजराइल की हिफाजत के लिए पहुंचा है उसे वो पूरी तरीके से तबाह कर देगा। आज हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर हमले के 2 वीडियो भी जारी किए गए। पहला वीडियो लेबनानी सीमा के पास इजराइल जवानों पर बमबारी का है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि कैसे हिजबुल्लाह की एंटी टैंक मिसाइलें लेबनान बॉर्डर के पास इजराइल के सैनिकों को टारगेट कर रही हैं। इसमें इजराइल के कुछ जवानों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। लेबनान बॉर्डर से ही हिजबुल्लाह का एक और विध्वंसक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो इजराइल के कम्युनिकेशन टावर को अपने रॉकेट से उड़ा देता है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब हिजबुल्लाह ने ऐसा कुछ किया हो। वो लगातार इजराइल के सर्विलांस सिस्टम को निशाना बना रहा है। वैसे इसे हिजबुल्लाह का एक ट्रेलर माना जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि 24 घंटे बाद जब नसरल्लाह दुनिया के सामने आएगा तो उसकी जुबान से भी ऐसे ही बारूदी बयान निकलेंगे। हिजबुल्लाह चीफ के साथ उसकी पूरी फौज इजराइल के खिलाफ मैदान में आ गई है और हथियारों के साथ साथ जुबान मिसाइलें भी उसकी दागी जा रही हैं। अब हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने भी इजराइल के अंत की कसम खाई है। कासिम ने पश्चिम एशिया में बहुत बड़े हमले की धमकी दी है। उसने कहा कि अगर इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने गाजा में हमास पर अपने हमले ऐसे ही जारी रखे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ ने कहा कि अब यह तय है कि इजराइल और हमास की यह जंग गाजा के बाहर फैलेगी और जो युद्ध के नतीजे सामने आएंगे उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। यानी कासिम ने भी हमास और हिजबुल्लाह की जीत का दावा किया है और ये कसम खाई है कि इजराइल के हमले में लेबनान में होने वाली एक मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। हिजबुल्लाह की धमकियों के बीच एक और बड़ा सवाल पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है, वो ये कि क्या गाजा का युद्ध मुस्लिम बनाम यहूदी हो जाएगा। 12 नवंबर को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इस्लामिक देशों यानी OIC के असामान्य और इमरजेंसी बैठक होने वाली है। इसमें 57 मुस्लिम देश शामिल होंगे, जबकि कल यानी 11 नवंबर को अरब लीग की भी इमरजेंसी बैठक हुई जिसमें 22 जो अरब देश हैं वो हिस्सा लेंगे। दोनों बैठकों का एजेंडा इजराइल और हमास की जंग है, यानी टीम मुसलमान भी
इजराइल के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रही है और धर्म वाला कार्ड लेकर इजराइल के खिलाफ बड़ा माहौल बना रही है। लेकिन अगले 48 घंटे में इस दुनिया में जो कुछ होगा, क्या वो इस जंग की आग को और भड़काने वाला है? इस पर हम आपको एक रील दिखा देते हैं। जमीन पर युद्ध लड़ रहे इजराइल के लिए एक और युद्ध का मोर्चा तैयार है, वो है लेबनान। लेबनान मोर्चे पर तनाव बरकरार है, जिसको लेकर इजराइल बेहद आशंकित नजर आ रहा है। दो मोर्चे पर उसे युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच लेबनान में हिजबुल्लाह का चीफ जो है नसरुल्लाह, उसका कल एक भाषण होने वाला है जिस पर पूरी दुनिया की निगाह है। माना यह जा रहा है कि इस भाषण में हिजबुल्लाह चीफ बड़ी जंग का ऐलान कर सकता है। और इस बीच पिछले एक महीने से जो जंग इजराइल गाजा पट्टी की सीमा पर लड़ रहा है, उसके बाद लेबनान की तरफ से बार बार रॉकेट और मिसाइल हमले भी हो रहे हैं। और सत्ता में अगली खबर बहुत चौंकाने वाली है। इंसानों ने ऐसी मशीन बनाई है जिससे उसके काम का बोझ थोड़ा कम हो जाए। लेकिन सोचिए, अगर यही मशीनें आउट ऑफ कंट्रोल होकर इंसानों की जान लेने लगे तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। एक ऐसी ही चौंकाने वाली खबर आई है दक्षिण कोरिया से, लेकिन असल में इसका कनेक्शन भारत से भी है, क्योंकि भारत में भी ऐसी कई कंपनियां हैं जो रोबोट का इस्तेमाल करती हैं। आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा कि एक रोबोट कातिल भी बन सकता है। साउथ कोरिया में रोबोट ने एक शख्स की जान ले ली, क्योंकि ये रोबोट इंसान और डिब्बे में फर्क नहीं कर पाया और उसने टेस्टिंग के दौरान एक शख्स को मार डाला। असल में रोबोट को सब्जी के डिब्बों को उठाकर एक पैनल में रखना था, लेकिन रोबोट ने सब्जी के डिब्बे की जगह इंसान को ही पकड़ लिया और पैनल में डाल दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया और जब तक उसे अस्पताल ले जाया जाता उसने दम तोड़ दिया। इसे आज हैरान करने वाली खबर पर इस पर हमने अपने न्यूज़ मित्रों के लिए सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। साउथ कोरिया के साथ साथ पूरी दुनिया में इस खबर की बहुत चर्चा हो रही है और ये अब विमर्श का विषय बन गया है कि जिस रोबोट ने शख्स की जान ली, पहले उसका टेस्ट 6 नवंबर को किया जाना था, लेकिन सेंसर खराब होने की वजह से उसका टेस्ट रोक दिया गया। फिर 8 नवंबर को इस रोबोट की टेस्टिंग की गई, लेकिन अभी भी रोबोट में बड़ी गड़बड़ी थी, इसलिए उसने एक इंसान को ही सब्जी का बॉक्स समझ लिया और मशीन के पैनल में धकेल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब साउथ कोरिया में इसके कानूनी पहलू पर चिंतन और मंथन किया जा रहा है और लोग एक दूसरे से यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। आखिर एक मौत के लिए सजा किसे दी जाएगी? क्या वाकई गलती रोबोट की थी या एक हादसा इंसानी चूक की वजह से हुआ? खैर, इस सब के बीच में सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।